नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे आज दोस्तों मौर्य काल देख लिए हैं, आज मौर्योत्तर काल देखेंगे। ठीक है ना, मौर्योत्तर काल देखेंगे प्राचीन इतिहास में। तो चलिए, आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है और ये देखिए, यूपीपीएससी आरआई रिवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2014 में, जिसको आप लोग हिंदी में कानूनगो कहते हैं, कानूनगो कहते हैं। उसी का एक पेपर का ये क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के जारी करने वाला कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए। तो शीशा का सिक्का जारी करने वाला दोस्तों स्ट्रेटो द्वितीय को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते। स्ट्रेटो द्वितीय हिंद यवन का मतलब इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के, स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है, अर्थात 35 साल ये शासन किया है। ठीक है ना, यहाँ पर 0 हो जाता है, फिर इधर 25 और इधर 10, तो कितना हो जाएगा 35। स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे इस तो चलिए याद रखिए, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, बताइए। यहां से ये पूछ रहा है कि किसके सिक्के पर इन दोनों देवताओं का चित्र अंकित है, बताइए। फटाफट आंसर करिए। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो दोस्तों इसमें अगाथोक्लीज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये बहुत रोचक कहानी है, चलिए अभी आपको उसमें व्याख्या से समझ में आएगा। अगाथोक्लीज हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रेरा प्रथम अवयस्क था। उसका पुत्र स्ट्रेरा प्रथम अवयस्क था, अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लिया या अगाथोक्लीज ने शासन संभाला। अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लिया या अगाथोक्लीज ने शासन संभाला। अगाथोक्लीज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण अर्थात बलराम एवं वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है कि चित्र अंकित हैं। ठीक है ना, संकर्षण जो दोस्तों बलराम को कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मिनांडर की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो था स्टेरा प्रथम अवयस्क था, अर्थात अभी 18 वर्ष की उम्र नहीं गेन किया था या नहीं हुआ था। तो उसकी पत्नी जो है दोस्तों अगाथोक्लीज ने शासन संभाला और अगाथोक्लीज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण बलराम एवं वासुदेव के चित्र अंकित करवाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं है। समसामयिक माने समकालीन, बताइए कौन जो है इन तीनों से समकालीन नहीं है। तो देखिए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन हैं,
जबकि मिलिंद जो है इनके समकालीन नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिंबिसार ईसा पूर्व मगध की साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वो हर्यक वंश या हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका साम्राज्य 155 या 165 से 130 ईसा पूर्व था। ठीक है दोस्तों, ये भी ईसा पूर्व में है। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन है, जबकि मिलिंद इनका समकालीन नहीं है। समसामयिक का मतलब समकालीन ही होता है। तो मिलिंद जी दोस्तों, इसका जो समय जो है 165 से 130 ईसा पूर्व मान लीजिए, या 155 से मान लीजिए। जब किताब में विभेद है तो आप कहाँ से सही मानेंगे। चलिए, तो ये देखिए, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। तो मिनांडर या मिलिंद कहिए, ये उत्तर भारत का इंडो ग्रीक राजा था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, बताइए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों काठियावाड़ के रुद्रदामन के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, बताइए। ये जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 ज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो ये संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि पर में लिखा गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, बताइए। बिना बेगार के मतलब दोस्तों बिना टैक्स लगाए। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो उसको बनवाए, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए। और इसका मरम्मत जो कराने के कार्य दोस्तों रुद्रदामन प्रथम भी किए हुए हैं। अशोक का भी नाम आता है, लेकिन
अशोक जो दोस्तों सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण करवाए थे। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे और रुद्रदामन जो था दोस्तों बिना बेगार लिए, अर्थात ये कहा जाता कि इसको मरम्मत कराने के लिए कोई अलग से टैक्स नहीं लिया था रुद्रदामन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का मैचिंग कराइए। रुद्रदामन जो था दोस्तों शक था, शक शासक था, शक। अब चलिए भीम कडफिसेस का नाम आता है। ये जो दोस्तों कुषाण शासक था, भीम कडफिसेस ये कुषाण शासक था और रुद्रदामन जो था शक शासक था। चलिए आगे चलते हैं। डिमेट्रियस दोस्तों इंडो ग्रीक शासक था। तो लाइए मिला करके देखिए। A3 केवल एक जो दिया हुआ इस प्रकार से आपका क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोंडो फर्निज जो दोस्तों पहलव शासक था। एक ही बचा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आरओ मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिमेट्रियस जो था इंडो ग्रीक शासक था। रुद्रदामन जो है दोस्तों शक वंश से बिलोंग करता था और भीम कडफिसेस जो है कुषाण शासक था और गोंडो फर्निज जो पहलव शासक था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्कों को जारी करने वाला कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तांबे के सिक्कों को जारी करने वाले थे कुषाण। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाले कुषाण थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने कराया था, स्वर्ण सिक्कों का, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। स्वर्ण सिक्कों का कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। तांबा, ठीक है ना, यही जो आपसे पूछा हुआ था। तो कुषाण शासक जो है सोने और चांदी दोनों प्रकार के सिक्के किए थे, लेकिन सोने के सिक्कों को चालू करने वाले थे इंडो ग्रीक थे दोस्तों, ठीक है ना। और कुषाणों के समय में इनका बड़े लेवल पर प्रचलन था, इसीलिए तो कुषाण जो दोस्तों सोने और तांबा दोनों। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। चालू करने वाले थे दोस्तों इंडो ग्रीक थे, लेकिन नियमित रूप से चलाने वाले कौन थे सोने के सिक्के, कुषाण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है बताइए। तो कनिष्क के सिक्के पर भगवान बुद्ध की का अंकन हुआ है, ठीक है ना, कनिष्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है।
कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बीम कट फिशेस को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बीम कट फिशेस। चलिए आगे चलते हैं। कुषाण शासकों में बीम कट फिशेस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बीम कट फिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, बताइए। तो नियमित उपयोग के लिए किया था दोस्तों यही बीम कट फिशेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुषाण वंशीय बीम कट फिशेस जो कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कट फिशेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। कुषाण वंशीय बीम कट फिशेस जो कनिष्क प्रथम का पिता भी था ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया था, जबकि कुजुल कट फिशेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन का प्रचलन किया, बताइए। तभी हम लोग देख रहे हैं कि बीम कट फिशेस जो है दोस्तों, इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीम कट फिशेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यौधेय सिक्कों पर किस विजेता देवता का अंकन मिलता है, बताइए। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ये मिलता है दोस्तों कार्तिकेय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ये है दोस्तों 81 ईस्वी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा 81 ईस्वी में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। 78 3 81 हो जा रहा है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण सन 1978 के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, बताइए।
कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ये 78 एडी। ठीक है ना, हम लोग अभी देख रहे थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इस समय से शक संवत प्रारंभ माना जाता है। इस समय से शक संवत प्रारंभ माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शक संवत कब प्रारंभ किया गया बताइए। तो शक संवत वही कनिष्क, जो हम देख रहे थे हम लोग, कनिष्क के राज्य ग्रहण करने के उपलक्ष्य में ये दोस्तों 78 ईस्वी। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य की उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 में से 57 घटा दीजिए 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों शक संवत जो अभी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो 78 ईस्वी में चालू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों में? कै वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, ये है अंतर 135 वर्षों का। 57 जो दोस्तों ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू होता है और 78 ईस्वी में शक संवत। तो जोड़िए कितने वर्ष का अंतर है? तो इन दोनों को जोड़ दे। 8 7 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 7 5 12 1 13, 135 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू होता है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ होता है। ठीक है ना। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ने पर विक्रम संवत। तो हम लोग अभी वर्तमान कैलेंडर कौन कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर अभी चल रहा है, जो हम लोग 21 22 से सब गिनते हैं। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है दोस्तों। देखिए वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ने पर, क्योंकि अगर यहाँ से वर्तमान कैलेंडर शुरू है, जैसे मान लीजिए तो ये विक्रम संवत जो है 57 बीसी में होता है और शक जो होता है दोस्तों 78 एडी है। तो यही है 78 घटा देने पर अर्थात 1999 में इतने
57 जोड़ दें इतने, अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष का है। ठीक है ना, ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको जो बताया हूँ, जब ये 78 AD हुए, ठीक है दोस्तों, और ये 57 BC है, तो इसके बीच का अंतर कितना है? 135 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? बताइए। तो दोस्तों कह रहा है कि जो चैत्र का महीना है, इसको कहते हैं चैत्र का महीना है, उसमें 1 तारीख जो है, जो हम लोग वर्तमान में ग्रिगोरियन कैलेंडर देखते हैं, अभी जिस राष्ट्रीय पंचांग जनवरी फरवरी गिनते हैं, तो 1 चैत्र किस तिथि के समान होगा? बताइए। तो 1 चैत्र जो दोस्तों 22 मार्च अथवा 21 मार्च के समान होता है। ठीक है ना, लिप और नॉन लिप वर्ष जो होता है उसके अनुसार। तो इस तरह से 22 मार्च अथवा 21 मार्च ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। ठीक है ना, चैत्र जो है प्रथम माह है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रिगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः 1 चैत्र जो है 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को, लीप वर्ष में 21 मार्च को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो हम लोग देखें, अभी 57 BC से प्रारंभ होता है, ईसा पूर्व। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। जैन महावीर की निर्वाण तिथियां 527 ईसा पूर्व मानी जाती हैं। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। 470 वर्षों का अंतर पाता है। तो महावीर का निर्वाण जो है दोस्तों 527 को हुआ और 470 का अंतर है, तो इस 470 घटा दीजिए तो 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? बताइए। तो शक संवत 78 AD है। ठीक है दोस्तों, शक संवत 78 AD है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? बताइए, फटाफट आंसर करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये आपका यहां से 2009 चल रहा है और ये जो है शक संवत यहां से शुरू हो रहा है 78 से। तो क्या करेंगे? शक संवत निकालने के लिए इसमें से 78 घटा दीजिए। 2009 में से 78 वर्ष घटा दीजिए तो आपको शक संवत मिल जाएगा। ये 78 पर शुरू होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा? 1 हो जाएगा और ये क्या होगा? 12 में से 7 गया, ये
ये 9 में से 8 गया 1, और ये हो जाएगा दोस्तों 10। 10 में से 7 गया 3, और ये 19 हो जाएगा, 1931। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, तो 1931 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शक संवत का वर्ष 1931 होगा। ये 2009 होगा तो शक संवत 1931 होगा, अर्थात शक संवत पीछे चलता है। कनिष्क के और विक्रम संवत और पीछे चलता है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कांड के कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, बताइए। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें, तो बताइए कनिष्क के समकालीन कौन कौन है इसमें। तो अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र जो है दोस्तों कनिष्क के समकालीन है। देख रहा है ना, क्योंकि ये उस समय बहुत संगीतियाँ होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष कनिष्क के राज कवि थे। अश्वघोष कनिष्क के राज कवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। तो कालिदास का संबंध जो दोस्तों गुप्त काल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष किसका समकालीन था। तो अभी हम लोग देखे हैं कि अश्वघोष किसका समकालीन थे, बताइए। तो अश्वघोष कनिष्क के राज कवि थे, ठीक है ना। अश्वघोष जो है कनिष्क के ये राज कवि थे, ये कवि थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि कौन जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जो ये तीनों लोग संबंधित थे। पतंजलि जो दोस्तों कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 24 का डी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान था, अर्थात शुंग काल से संबंधित रखते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, बताइए। कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो अभी हम लोग देखें कि अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व और चरक ये चारों लोग कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि विशाख दत्त जो है दोस्तों ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से संबंधित हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है। कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है, बताइए।
कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं। तो दोस्तों कनिष्क के रवतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है, यही आपका आंसर होगा। पाटलिपुत्र, चंपा और कौशाम्बी का दोस्तों कनिष्क के रवतक अभिलेख में उल्लेख है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं, ठीक है ना। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख है, जो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। तो रवतक अभिलेख पाकिस्तान, अफगानिस्तान। रवतक अभिलेख जो दोस्तों अफगानिस्तान में है। और सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से 1993 में आपको मिला ये। और इसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, इन 4 शहरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, बताइए। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसमें चरक और जीवक, ये दोनों सी और डी आपके यहाँ पे आंसर होगा। भले परीक्षा में पूछा गया लेकिन गलत पूछेगा। तो ये दोनों जो दोस्तों चरक और जीवक दोनों तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें से राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कोसल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि सी और डी दोनों। तो जीवक और चरक यहाँ की, जबकि देख रहे हैं कि प्रसेनजीत भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए हैं, चाणक्य तो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए ही हैं, बौद्ध विद्वान वसुबंधु। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, बताइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये दोस्तों अयोध्या लेख से मिलती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलिए आगे चलते हैं। शुंग वंश के बाद
किस वंश ने भारत पर राज्य किया? बताइए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो ये कथा चलती जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शिशुनाग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना। उसी तरह से इसमें देख रहे हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव जो है कण्व वंश की स्थापना कर देता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? बताइए। तो ये सातवाहन ही थे। इसी के शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य जो सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या सिप्रक, ठीक है ना, ये अलग एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया गया। सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो सिमुक कहा जाता है। सातवाहनों का संस्थापक सिमुक था दोस्तों। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक और कण्व वंश के राजा सुशर्मा की हत्या करके वध करके अपना शासन स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? देखिए वही चीज पूछ लिया अभी हम लोग जो देख रहे थे। तो सिमुक जो दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए दोस्तों। फटाफट का आंसर करिए, क्या कह रहा है? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? बताइए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला था दोस्तों पांचाऊ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी तुर्किस्तान विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान
बीम कड विशेष के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास में थोड़ा सा भाई देखिए इसका कोई साइंटिफिक वो चीज़ नहीं है, थोड़ा सा भिन्नता मिलती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? बताइए। भारत के बाहर तक फैली थी ये दोस्तों मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों था। बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? बी और सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सेल्यूकस की संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमा उत्तर में चीन के तूर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत, अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक विस्तृत थी। तो मौर्य और कुषाण दोनों की सीमाएं जो दोस्तों भारत के बाहर तक फैली थी। चलिए आगे चलते हैं। कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, बताइए। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। स्त्रियों के उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। तो इसका मतलब कुषाण काल में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, ठीक है ना। वही कह रहा है कि अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट। फटाफट बताइए कौन सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए कुषाण काल जो है गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के लिए जाना जाता था। कुषाण काल गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के लिए जाना जाता था। तो यही जो दोस्तों सही सुमेलित है, बाकी जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसको हम लोग व्याख्या से देखेंगे क्या दिया हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। अन्य युग में सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। किस समय में फली फूली दोस्तों? गांधार शैली अभी हम लोग देखे हैं कुषाणों के समय में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना। राजवंश सिक्कों की धातुएं, राजवंश और सिक्कों की धातुएं सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हम लोग देखे थे दोस्तों कुषाण जो थे सोने और तांबा दोनों के धातुएं, दोनों धातु के सिक्के बनाते थे, ठीक है ना। सोने की सिक्का तो चालू करने का श्रेय जो दोस्तों चलिए कुषाण जो है स्वर्ण और ताम्र दोनों के सिक्के बनाते थे, ये बात सही है। और गुप्त काल में जो दोस्तों स्वर्ण और रजत
ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों सबसे जो सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सातवाहन जो स्वर्ण के सिक्के नहीं चालू किए थे दोस्तों, सातवाहन जो सिक्के जारी किए थे, चलाए थे, ये था चांदी, तांबा, शीशा। चांदी, तांबा और शीशा, इन्हीं धातुओं के जो दोस्तों सातवाहन सिक्का चलाते थे। और जो कलचूरी, स्वर्ण, रजत, ताम्र, ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुषाण स्वर्ण तांबा, और गुप्त जो है स्वर्ण और रजत, सातवाहन जो दोस्तों चांदी, तांबा, शीशा, कलचूरी, स्वर्ण, रजत, ताम्र। तो दोस्तों देखिए, कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, लेकिन दोस्तों कुषाणों के समय में स्वर्ण के सिक्के ज़्यादा प्रचलित हुए। अगर सर्वप्रथम की बात आएगी तो इंडो ग्रीक शासकों ने ही इसको शुरू किया था। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। कुषाणों ने ताम्र और, अब देखिए, गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचूरी शासकों ने स्वर्ण, रजत, ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए। तो यही गलत दिया था, यहाँ पर स्वर्ण दिया था, तो जो गलत हो गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का, ठीक है ना। फटाफट बताइए क्या होगा। तो देखिए, गांधार कला जो थी दोस्तों कुषाणों की देन थी। इसी के समय में, कुषाणों के समय में ही मथुरा कला और गांधार कला विकसित हुई थी। तो ए3 केवल एक जगह दिया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन टिक करना है तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी का जो है दोस्तों, चलिए हम लोग व्याख्या में देख लेंगे। यहाँ से अगर देखना हो तो आप मिला करके देख लीजिए। B4 हो जाएगा। जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है ना। सी फर्स्ट मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों मिनांडर हो गया। और तक्षशिला लेख जो हो गया पतिक। तो बस कला की बात नहीं कर रहा है, जिसे आप देख रहे हैं ये रुद्रदामन का शिलालेख जूनागढ़ में है। ये देखिए, गांधार कला कुषाण हो गया, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिनांडर, तक्षशिला लेख पतिक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बताइए किस लिए। बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। अब देख रहे हैं कि तालिबान अब जो है अफगानिस्तान पर सत्ता में आ गया है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का जो है दोस्तों सम्मिश्रण है उसको क्या कहते हैं बताइए। यही है गांधार शैली, ठीक है ना। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे इंडो ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक
तथा ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका किसका मिश्रण है बताइए। गांधार कला शैली किसका किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारतीय और यूनानी का, इंडो ग्रीक। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक का जो दोस्तों इंडो ग्रीको, इन दोनों का मिश्रण जो है गांधार कला शैली है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। हरित अस्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, बताइए। तो ये जो दोस्तों गांधार मूर्ति कला, ठीक है, गांधार मूर्ति कला दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गांधार कला में सदैव हरित अस्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम आपको बताना है। सही कालक्रम आपको बताना है कौन कौन आए, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, यशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर वाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालक्रम निम्न प्रकार है। यूनानी सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी। ऐसे हो गया 326 बीसी हो गया। उसके बाद शक जो हो गए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पर आ गया बीसी, ये शक हो गए। और कुषाण जो होगा देखो दोस्तों एडी, एक हो गया कुषाण, ये हो गया कुषाण, और ये हो गया बताइए कौन, शक हो गए। तो ये उनका कालक्रम है और इसको भी याद कर सकते हैं, यशक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक बताइए। ये दोस्तों डेरियस प्रथम था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ईरानी शासक डेरियस प्रथम, देख रहे हैं ना, ये सिकंदर से पहले आया था, ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी इसके साम्राज्य में शामिल था। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, बताइए सबसे पुराना। फटाफट आंसर करिए दोस्तों, सबसे पुराना राजवंश कौन था। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो उसके बाद कौन आए, शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, उसके बाद सातवाहन आता है, ठीक है ना। तो यही सातवाहन जो है इसमें दिए हुए में सबसे पुराना राजवंश है।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। सातवाहन राजवंश था। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। कौरव वंश के अंतिम सुशर्मा। कुछ स्रोतों में से कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन माना जाता है। तो सुशर्मा की हत्या करके सिमुक जो सातवाहन वंश की स्थापना किया था, तो समकालीन तो माना ही जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ये दोस्तों मत्स्य पुराण में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की सूची मिलती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो सातवाहनों की राजधानी दोस्तों अमरावती में थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और जो है दोस्तों इसमें 62 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और हम लोग 48 देख रहे हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना देखना अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी गई है, ठीक है ना। आरंभिक राजधानी अमरावती मानी गई जाती है। कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो अभी देखिए प्रतिष्ठान को मानी जाती है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देख रहे थे ना, प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी, लेकिन अमरावती को भी माना जाता है। उसी प्रकार से सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताइए। एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो दोस्तों सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजवंश और राजधानी, इसको तो आप लोग बता ही देंगे, बताइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे थे शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये मगध के खंडहरों पर ही तो शासन किए थे सभी। तो A4 हो जाएगा। A4 दो जगह दिया हुआ है। अब देखिए सातवाहनों की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान, B3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर तो हो गया, और मिला लीजिए कदम्ब की राजधानी बनवासी। कदम्ब की राजधानी बनवासी थी। और चंदेल की राजधानी दोस्तों महोबा। तो ये मैचिंग हो गया, और ऑप्शन ए आपका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान, या इसको अमरावती भी माना जाता है, प्रारंभिक राजधानी अमरावती। कदम्ब की राजधानी बनवासी, चंदेल की राजधानी महोबा।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया हुआ है, इसका आपका आंसर करना है, ठीक है ना। कथन कारण दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है, फटाफट आंसर करिए। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। एकदम सही है। सातवाहन काल में सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। विकास इसीलिए हुआ, तो ये भी सही है दोस्तों। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्ट व्याख्या भी है। इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों को के आश्रयदाता थे। विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैसाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कान्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है ना दोस्तों, सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, बात सही है। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित, ये भी सही है। और गिरनार जो है गुजरात का रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। भीतरी अभिलेख जो है दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित नहीं है, ये गुप्त काल से संबंधित है। भीतरी का जो है गुप्त काल से संबंधित है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। यही आपको क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कार्ले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशियन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ या गिरनार से शक संवत का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख जो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पुलकेशियन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करिए, फटाफट बताइए क्या कह रहा है। कथन और कारण। कुषाण
फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये बात सही है। कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, नौसेना के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो पहला सही और कथन सही और कारण गलत, कथन सही और कारण गलत, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व से फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के मार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों से किसी भी कुषाणों के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, बताइए। वही हाथी गुम्फा, यहां से तो पूछिए ही मत। बचपन, राज्याभिषेक और 13 वर्षों के शासन का उल्लेख है, ठीक है ना। 13 वर्ष तक के शासन का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, कलिंग का चेदी वंशीय शासक, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। चेदी वंश उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील तक की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की भुवनेश्वर से उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो खारवेल जो दोस्तों बौद्ध धर्म से नहीं, जैन धर्म, याद रखिए, ये पूछता है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो अभी हम लोग देखें कि कौन जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल। तो जब पढ़ेंगे चीजें दोस्तों ना, देखिए पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होते जाएंगी। तो खारवेल जो था दोस्तों जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? बताइए, किस वंश से संबंधित थे? तो खारवेल साहब अभी हम लोग देखे हैं कि चेदी वंश से संबंधित थे। चेदी वंशी शासक कलिंग नरेश खारवेल। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बताइए। अभी हम लोग देखे हैं कि खारवेल साहब का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, ये तो हम लोग जानते हैं चेदी वंश से, ठीक है ना। चेदी वंश से तो हम लोग जानते हैं यह था भी, लेकिन चेदी वंश का मूल संस्थापक जो दोस्तों महामेघवाहन को माना जाता है और उसी के नाम पर इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो इसको महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है और चेदी वंश भी कहा जाता है। और ये बिहार पीसीएस में दोस्तों ऑप्शन ई देने का एक प्रचलन है, जिसमें होता है कि या तो कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा जब हो जा रहा है, इन दोनों को माना जाता है, तो ऑप्शन ई आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ।
इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो आपको पढ़ने के बाद अब मालूम चल गया होगा, खारवेल के बारे में जानकारी देता है। चलिए आगे चलते हैं। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत था। हम लोग देखे थे इससे पहले। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? बताइए। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये दोस्तों विधि कानून के क्षेत्र में था। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण शोधन के लिए उत्तरदायी था। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? ये पुस्तक जो है दोस्तों किसने लिखी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट। तो दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के पुस्तक लेखक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। ऐसा पता नहीं चल पाया अभी, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है ना। आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल हम लोग देखेंगे एक ही टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए, ताकि लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से तैयारी चलती रहे दोस्तों। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।